देख सकता हूँ मैं सब कुछ होते हुए, आदमी जो कहता है, आदमी जो करता है। तो बस अगर उस दिन यूनिफॉर्म में नहीं होता तो हो सकता है मैं अंत तक पहुंचता कि और क्या होता है, कैसे ये मैनिपुलेट करते हैं। जो ग्लोबली अगर क्राइम की बात करें तो पुलिस की नंबर 1 चैलेंज क्राइम में अगर बात करें तो अभी फिलहाल साइबर फ्रॉड है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शो यूबी पॉडकास्ट में। आज जो मेहमान हमारे साथ हैं उन्हें वैसे तो किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनके अचीवमेंट्स के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा। इन्हें अमेरिका की मैरीलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी ने साइबर क्राइम के अगेंस्ट एक्सीलेंट कंट्रीब्यूशन के लिए ऑनररी डॉक्टरेट से सम्मानित किया है। इन्हीं के प्रयासों के चलते इंदौर का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में साइबर क्राइम अवेयरनेस के लिए दर्ज हुआ है। हाल ही में इन्हें अशोका अवार्ड्स 2024 से सम्मानित किया गया था, जो कि ना सिर्फ इंदौर बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के लिए सम्मान की बात थी। तो फाइनली मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश दंडोतिया जी, एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस इंदौर। नमस्ते सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूबी न्यूज़ में। कैसे हैं आप? थैंक यू गौरव, मैं अच्छा हूँ। सर, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके करियर की स्टार्टिंग, मतलब जब आप ग्रेजुएशन कर रहे थे स्कूल या कॉलेज में, क्या तभी से आपके दिमाग में था कि आपको पुलिस फोर्स ज्वाइन करना है? नहीं, बचपन में मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, खूब क्रिकेट खेलता था। ग्रेजुएशन तक खूब क्रिकेट खेली मैंने। सर मुझे लगा तो 12th में चूँकि बायोलॉजी थी तो मेरे पेरेंट्स चाहते थे मैं डॉक्टर बनूँ, तो उसकी तैयारी करने लगा, लेकिन मेरा फोकस स्टडी पे था नहीं, तो मैं क्रिकेट ही खेलता था। फिर आफ्टर ग्रेजुएशन में थोड़ा सीरियस हुआ स्टडी को लेकर, तो फिर मैं सिविल सर्विसेज की, चूँकि आपको करियर की जरूरत बढ़ती है, सबसे पहले आपको करियर बनाना होता है। करियर के लिए सर मैंने मेहनत की, तो फिर सिविल सर्विसेज में मैं सिलेक्ट हो पाया, और उस पर मेरी काम आई बचपन की तैयारी। मेरी मम्मी तैयारी करती थी, प्रिपरेशन करती थी पीएससी की। उस समय क्या होता था कि मुझे पैसे मिलते थे कि 100 ऑब्जेक्टिव कराने के, कुछ भी उनकी मदद करने के कुछ पैसे मिलते थे, रुपया 50 पैसे। वो उस समय मैं कराता था मम्मी को तैयारी, जो मुझे पॉकेट मनी चाहिए होती थी। वो उस समय की भी मेहनत थोड़ी सी उस समय जो मैंने बचपन में किया था वो काफ़ी काम आया मेरे। और फिर बाद में जब फोकस हुआ स्टडी को लेके, तब फिर मेरी 16th रैंक आई स्टेट सिविल सर्विसेज में। उसके बाद मेरा छोटा भाई यूपीएससी में सेलेक्ट हुआ था। तो आपको किसने इंस्पायर किया इस फील्ड में आने के लिए? इसको ऐसी कोई नहीं थी। मैं समझता हूँ कि योर सर्कमस्टेंसेस ही बेस्ट मोटिवेटर होता है। ओके सर, कॉलेज डेज में या स्कूल डेज में आप सिंसियर स्टूडेंट थे या? नहीं था, सिंसियर नहीं था। स्कूल नहीं जाता था बचपन में भी, बड़ी मुश्किल से वो ये बेचते थे। फिर मैं स्कूल से लाइव हो जाता था। बाद में इवन स्कूलिंग लाइफ में भी मैं 11th-12th में स्कूल जाता था, लेकिन वहाँ से मैच खेलने चला जाता था, तो मतलब सिंसियर नहीं था। तो कह सकते हैं कि नॉर्मल बच्चे जो अभी करेज की तरह डांटो और फॉलो। 100%। स्कूल डेज या स्कूल डेज में आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा रहा, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आता था पढ़ने में? केमिस्ट्री मुझे थोड़ा ठीक लगती थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेकिन बाद में इंटरेस्ट लूज हो गया क्योंकि चीज़ें बदल गई। तो ग्रेजुएशन के बाद से स्टेट सर्विसेज की तैयारी करने लगे, तो फिर इंटरेस्ट लूज हो गया। फिर एंथ्रोपोलॉजी मेरा बेस्ट सब्जेक्ट हो गया था। सर, जैसा आपने बताया कि आपने ग्रेजुएशन के बाद सिविल सर्विसेज ज्वाइन करी, फिर जब आपकी पहली पोस्टिंग रही तो आप क्या उस एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाहेंगे कि क्या चैलेंजेस आपने फेस करे? आई एम श्योर आपकी लाइफ के लिए टर्निंग पॉइंट रहा हो। देखिए, ट्रेनिंग का जो फर्स्ट डे था उस समय मुझे थोड़ा सा झिझक थी कि कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन जब मैंने फर्स्ट डे था जो नौकरी में, मतलब फर्स्ट पोस्टिंग में, उस समय तो मैं काफ़ी उत्साही था, काफ़ी मज़ा आने वाला था। मुझे लगता है कि अब मज़ा आएगा इन्वेस्टिगेशन में, अब क्राइम कंट्रोल करने में, क्योंकि आपको जब इंडिपेंडेंस, जब आपको एक फ्री चार्ज मिलता है, मतलब वो फ्री हैंड मिलता है। तो एसपी भी ऐसे रहे जिन्होंने फ्री हैंड दिया मुझे। तो फर्स्ट पोस्टिंग में हरी सिंह सर थे, मेरे एसपी थे, सिवनी में पोस्टिंग हुई थी मेरी। तो मैं तो काफ़ी मुझ में उत्साह था उस समय, काम करने की इच्छा थी, क्योंकि ट्रेनिंग में आप काफ़ी सपने देखते हैं, ड्रीम देखते हैं कि ऐसे काम करेंगे, वैसे काम करेंगे। और मैं पहले बचपन में फिल्में बहुत देखी है मैंने, फिल्मों को मुझे बहुत शौक रहा है, तो फिल्मी स्टाइल से ही काम करने का व्यवस्था था कि मैं फिल्मी स्टाइल में ही काम करूँगा। जो फिल्मों में दिखाया जाता था कि गरीबों की मदद करना, जंजीर में अमिताभ का
माफिया के खिलाफ काम करना, तो मुझे फिल्मों से काफ़ी प्रभावित था, इस वजह से उसका बहुत था। बट पहले जब ट्रेनिंग में गया था तब मैं थोड़ा सा नर्वस था। मुझे लगा कि अब पुलिस में कैसे कैसे काम होता होगा, कैसे ये चीज़ें, क्योंकि पुलिस की ट्रेनिंग बड़ी खतरनाक होती है और सुबह से ही 5 बजे उठना पड़ता है। बट वो इट्स पार्ट, चूँकि मैं स्पोर्ट्समैन था, काफ़ी आसानी से हो गया। सर जैसे आजकल अगर किसी आजकल यूथ को अगर फील्ड में आना है, सिविल सर्विसेज में आना है, तो उन्हें किस तरह इसके लिए तैयारी करनी चाहिए? अगर आप फोकस आइडिया बना। फोकस होना होगा। देखिए क्या होता है, आप कई तैयारियों में लगे रहते हैं, ग्रेजुएशन के साथ मास्टर डिग्री भी कर रहे हैं, कभी कोई LLB भी कर रहे हैं, और उसके बाद जब साथ में तैयारी भी कर रहे हैं, तो वो संभव नहीं है। आप फोकस रहें, स्वयं पर भरोसा रखें और गोल सेट कर लें। अगर आपको बनना है, अगर आप 12th में हो, सब्जेक्ट भी उसी हिसाब से लें। आपको जो कि आपके जो है इस समय जो स्टेट सर्विसेज के एग्जाम में काम आए, चूँकि अब स्टेट सिविल सर्विसेज में कोई सब्जेक्ट है नहीं, केवल जनरल स्टडीज़ का ही पेपर होता है, हिंदी और इंग्लिश। UPSC में जरूर एक सब्जेक्ट है जिसको आप ऑप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज तो हम ही जनरल स्टडीज़ ही है। तो फोकस करना होगा। अगर वो फोकस करेंगे तो पूरी सफलता मिलेगी। इसके लिए साथ ही साथ स्पोर्ट्स में भी एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी होगा। नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। कई लोग होते हैं जो स्टडी करते हैं, और कई लोग होते हैं कि मेरा फोकस उस समय क्रिकेट पे चला और क्रिकेट खेलते रहता था, फिर स्टडी पे आया, फिर स्टडी मैं फोकस किया तो स्टडी में रिजल्ट मिल गया। आप जहाँ फोकस करोगे वहाँ पढ़ना मिल जाएगा। सर जैसा आपने बताया आपको बचपन में क्रिकेट में इंटरेस्ट था, तो आप क्या खेलना ज़्यादा, जब बॉलर ज़्यादा खेलते थे, बैट्समैन थे या ऑलराउंडर थे? एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर खिलाते थे मुझे, बॉलिंग ऑलराउंडर। मैं यूथ क्रिकेट क्लब, जो कि हमारा सबसे बेस्ट क्लब था चंबल डिवीजन का, उसका मैं पेस बॉलर था, पहला ओवर करता था मैं, और बैटिंग में 5-6 टर्म जाता था, तो मैं बॉलिंग ऑलराउंडर था। मतलब उस टाइम, आज के टाइम के रविंद्र जडेजा में कैसे? हाँ, कह सकते हैं। वो स्विंग फेंकता था, पर मैं थोड़ा सा मीडियम पिच था। सर जैसे आज के टाइम पे आम आदमी के अर्थ में बात करो, तो कहीं ना कहीं ये डर आम लोगों में ये है कि भाई अगर मैं पुलिस स्टेशन जाऊँ या पुलिस से अपनी फरियाद लेके जाऊँ, तो उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार मैंने भले ही कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी हो सकता है कि मैं ही फंस जाऊँ या थाने के चक्कर काटने पड़े। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये कम्युनिकेशन गैप है पुलिस और आम जनता में? देखिए, ये पहले ये बात सही थी, लगभग 2000 के आसपास, मतलब इस तरह की बात होती थी कि पुलिस और जनता में गैप था। लेकिन अब तो कम्युनिटी डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम्स चले हैं, जो कम्युनिटी पुलिसिंग का जो कंसेप्ट आया था, और फिर उसमें काफ़ी जो ब्रिज था, वो काफ़ी जो गैप था उसको काफ़ी भर दिया गया है। और अब मुझे समझता हूँ कि ज़्यादातर पुलिस के लोग भी ये पब्लिक फंक्शनों में आते हैं, और इंटरेक्शन काफ़ी होने लगा है। कई ऐसे अभियान चलाए जाते हैं जिसमें पब्लिक की सहभागिता नर्सित होती है, और उसके अलावा नगर रक्षा समिति, ग्राम रक्षा समिति भी जो पब्लिक के लोगों की बनी है, और हमेशा जो एक शांति समिति होती है वो भी पब्लिक की लोग। तो इंटरेक्शन अब काफ़ी हुआ है। मैं समझता हूँ कि अब काफ़ी हद तक वो जो डर था पुलिस और जो गैप था पुलिस और पब्लिक के बीच, वो निश्चित रूप से काफ़ी कम हुआ है। सर आपके हिसाब से पुलिस के लिए कौन से 3 सबसे बड़े चैलेंजेस हैं आज के टाइम में? सबसे पहला तो लॉ एंड ऑर्डर है। उससे पहले तो कानून व्यवस्था बनाए रखना, वो सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज होता है। जो सेकेंड है जो समय VIP सिक्योरिटी, क्योंकि आपको सिक्योरिटी भी मेंटेन, लगातार सिक्योरिटी को भी बनाए रखना है। और फिर साइबर फ्रॉड जो है, जो ग्लोबली अगर क्राइम की बात करें तो पुलिस की नंबर 1 चैलेंज क्राइम में अगर बात करें तो अभी फ़िलहाल साइबर फ्रॉड है। ऑल ओवर द ग्लोब अगर हम देखेंगे तो साइबर क्राइम एक बड़ा चैलेंज है पूरे देशों में। सभी देशों में साइबर क्राइम से सभी देश जूझ रहे हैं। सर जैसा आपने बताया साइबर फ्रॉड आज के टाइम पर सबसे बड़ा चैलेंज है, तो उसको ओवरकम करने के लिए या पब्लिक को अवेयर करने के लिए क्या कुछ कैंपेन्स या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताया जाए? डेफिनेटली, देखिए साइबर फ्रॉड को कंट्रोल करने के लिए, कम्बैट करने के लिए साइबर फ्रॉड के अरेस्ट, साइबर क्राइम अवेयरनेस से बेहतर विकल्प कोई सही नहीं। दिस इज द बेस्ट अल्टरनेटिव। सबसे बेहतर विकल्प है अवेयरनेस। अवेयरनेस से ही इस फ्रॉड को कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि आप पुलिस घर घर में नहीं लगा सकते। हर मोबाइल यूजर के में एक आदमी को नहीं कर सकते, क्योंकि 125 करोड़
लोग मोबाइल का यूज करते हैं और सोशल मीडिया पर 1 करोड़ से 100 करोड़ से अधिक लोग सोशल मीडिया पर हैं। तो ऐसी स्थिति में उनकी एक्टिविटीज़ को आप पर्सनली वॉच कर पाए संभव नहीं है और राइट टू प्राइवेसी का वाले से भी है। ऐसी स्थिति में अवेयरनेस एक बेस्ट वे टू कम्बैट अगेंस्ट साइबर फ्रॉड। तो वो अवेयरनेस के लिए लगातार अभियान चल रहे हैं और आप देखेंगे जो I4C भी काम कर रही है इसमें, जो और साइबर दोस्त जिसने इनका जो पोर्टल बनाया है वो भी काम कर रहा है साइबर दोस्त। और इसके अलावा अगर आप देखें तो अभी पुलिस PST मध्य प्रदेश पुलिस का भी एक अभियान चल रहा है, सेफ क्लिक अभियान, जो 1 फरवरी से 11 फरवरी तक चलाया जा रहा है और लगातार साइबर क्राइम अवेयरनेस के अभियान चल रहे हैं। मैं खुद ही लगभग आपको बताऊँ तो 426-27 सेशन हो चुकी है साइबर क्राइम को लेकर विभिन्न स्कूलों में, कॉलेजों में, कम्युनिटीज़ में और आपके टाउनशिप्स में। तो निश्चित रूप से ये प्रोग्राम तो चल रहे हैं और लगातार जारी है। सर, इतने अभियानों के बाद आप खुद भी कंडक्ट करते हैं, आपको लग रहा है कि पब्लिक में चेंज आ रहा है या अभी भी आगे? देखिए, पब्लिक में चेंज आ रहा है लेकिन इससे बिग वॉल्यूम, अगर आप देखेंगे इंदौर को ही 50 लाख प्लस पॉपुलेशन है तो बड़ा वॉल्यूम है, चेंज आ रहा है मैं जो देख पा रहा हूँ। बट यू नो अवेयरनेस इज थ्रू ए स्टडी प्रोसेस बट डीप इम्पैक्ट, इसका इम्पैक्ट डीप होता है। तो अभी ये चेंज दिख रहा है, पब्लिक अवेयर काफ़ी हो रही है, इसमें कोई चिंता नहीं है। क्राइम में थोड़ा बहुत, चूँकि क्राइम ब्रांच में हूँ मैं, क्राइम ब्रांच में 35 to 40 कंप्लेंट्स आती है साइबर फ्रॉड की, तो उसमें अब थोड़ा सा मैं हल्का सा मैं एडिक्शन देख रहा हूँ, अब 25 से 30 हो रही है, थोड़ा सा फर्क पड़ा है। सर, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के साथ साइबर फ्रॉड होता है तो उसे क्या सबसे पहले स्टेप्स लेने चाहिए? देखिए, अगर साइबर फ्रॉड हो गया है तो सबसे पहला गोल्डन आवर है आपका वो बेला घंटा। अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है तत्काल 1930 पे कॉल करें। 1930 एक ऐसा नंबर है जिस पर आप कॉल करेंगे और अगर इंदौर के आप विक्टिम हैं तो 7049124445 हमारी क्राइम ब्रांच ने साइबर हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इसका बेनिफिट मैं बताता हूँ। सपोज करो 12 बजे आपके साथ फ्रॉड हुआ, आपने कंप्लेंट कर दी, 12:30 बजे तक कंप्लेंट होगी, 1 बजे तक वो सारे अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स होल्ड और अमाउंट फ्री हो जाएंगे जिनमें वो पैसा गया है। तो ऐसी स्थिति में साइबर फ्रॉडस्टर के पास इतना समय नहीं होगा, आपने उसको समय इतना नहीं दिया कि वो पूरा पैसा निकाल पाए, तो मोस्ट ऑफ द केसेस वो पैसा फिर वो वापस आ जाता है। 2023 में क्राइम ब्रांच ने 5 करोड़ की राशि विक्टिम को वापस कराई थी। 2024 में हम लोग 14 करोड़ 20 लाख रुपए, मतलब इतनी राशि विक्टिम्स की वापस करा चुके हैं। और रिमेंबर, विक्टिम ये वो हैं जो अवेयर थे कि हमें करना क्या है। और कई लोग फ्रॉड होने के 10 दिन बाद, 5 दिन बाद आते हैं। तो आप कुछ सोचें, आपने फ्रॉडस्टर को 5 दिन का समय नहीं दिया, तो डिफरेंट गेट अवे जो गेट होते हैं उनसे वो डिजिटल पे वॉलेट्स होते हैं, उनसे वो पैसा निकाल के पता नहीं कहाँ से कहाँ विड्रॉ होकर चला जाता है। सो मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से अपील भी करना चाहूँगा कि अगर आपके साथ फ्रॉड होता है तत्काल 1930 डायल करें। ये ना सोचें, सोच विचार में पड़े कि पेपर ला जाएगा, लोग क्या कहेंगे, लोगों को पता चलेगा, मेरी बदनामी होगी, मुझे लोग ह्यूमिलिएट करेंगे, ऐसा न सोचें। ऐसे कई लोग क्राइम ब्रांच के पास ऐसे भी आए हैं जो 10-10 दिन बाद आए और ये कहते हैं सर मैं सोच रहा था मैं जाऊँगा तो मुझे कहीं मेरी वो ह्यूमिलिएशन ना हो, मेरी इमेज ख़राब ना हो जाए, पेपरों में ना आ जाए। तो लोग ये सोचते हैं, इस वजह से उनका पैसा मिलना नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि वो पैसा आजकल का जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है साइबर फ्रॉड में। एक केस जो मैं अभी डिजिटल अरेस्ट का केस एक इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, उसमें पैसा बाइनेंस ऐप के जरिए क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से USDT के रूप में और लाओस चला दिया है पैसा। एक केस में हांगकॉन्ग, तो अल्टीमेटली पैसा तुरंत वो क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट होकर और वो बाहर जा रहा है। ऐसी स्थिति में साइबर फ्रॉडस्टर को आपको समय नहीं दे रहा है। आपके साथ फ्रॉड होता है तत्काल रिपोर्ट करिए। कई लोगों की शिकायत होती है सर 1930 लगता नहीं, नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर है, तो थोड़ा सा हो सकता है 2 बार 3 बार, कई बार आप अपने बच्चों को भी लगाते हैं, बार बार उसका व्यस्त आता है, तो पेशेंस रखें। 2 से 3 मिनट 4 मिनट के बाद वो लग जाएगा। लगते ही हैं क्योंकि हम खुद ही 1930 पर जैसे ही हमारे पास आता है कोई, हम उसे उनकी कंप्लेंट को रजिस्टर कराते हैं। तो ये याद रखना है कि 1930 और आपके साथ अगर फ्रॉड होता है तो गोल्डन आवर आपका पहला आवर है। अगर आपने पहले ओवर में रिपोर्ट कर दी तो बहुत चांसेस है कि आपका पैसा मिल जाए।
तो जैसे ही किसी को पता चली उनके साथ फ्रॉड हुआ है, इनिशियल 1 आवर उनके लिए सबसे क्रूशियल है। यस। आई होप कि व्यूअर्स जो देख रहे हैं वो इस चीज़ को सीखेंगे। पैसा तो कुछ होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कुछ हुआ तो वो इस चीज़ को फॉलो करेंगे। सर, कुछ टाइम पहले ये मीडिया में एक हेडलाइंस आई हुई थी आपके नाम से कि एक फ्रॉडस्टर ने आप ही को कॉल कर दिया था डिजिटल अरेस्ट के लिए, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, मैं इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में बेस्ट प्रवक्ता भी उन पुलिस का प्रेस ब्रीफिंग करता हूँ। मैं वो लगभग 1 से 2-3 बजे तक करता हूँ। उस दिन प्रेस ब्रीफिंग चल रही थी, मेरे पास कॉल आया कि मैं आरबीआई के कस्टमर केयर से बोल रहा हूँ और आपका अकाउंट 2 घंटे में बंद हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए 9 दबाएं। तो मैंने मीडिया के जितने भी लोग थे, मैंने उनसे बोला तुरंत इसका वीडियो बनाएं। जिससे मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य था कि कैसे कैसे होता है। तो वीडियो जाएगा तो चैनलों के माध्यम से ही और वायरल होगा, तो लोगों को पता चलेगा ऐसा ऐसा होता है। तो फिर उसके बाद मैंने वो कॉल 9 नंबर पर लगाया कि सर मेरा क्या हुआ। तो उन्होंने बोला कि आपके आधार कार्ड का इस्तेमाल हुआ है, क्रेडिट कार्ड का मिसयूज हुआ है, आपके अकाउंट का मिसयूज हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है। और मैंने कहा सर मैंने तो कुछ किया नहीं है, आप एक काम करिए, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आपकी क्राइम ब्रांच से जुड़वा सकता हूँ। सर मेरी क्या क्राइम ब्रांच से जुड़वा दीजिए। जुड़वाए क्राइम ब्रांच ने बोला आपको 2 घंटे के अंदर मुंबई आना पड़ेगा। सर मैं कैसे आ पाऊँगा, मैं तो इंदौर में हूँ। उन्होंने बोला ठीक है, आपको ऑनलाइन इन्वेस्टिगेशन में हम लेते हैं, आपको मैं सीनियर ऑफिसर से परमिशन लेनी होगी। और फिर वो गया, आवाज़ आई जूते की, जय हिंद की आवाज़ आई, जय हिंद सर ऑनलाइन इन्वेस्टिगेशन की परमिशन चाहता हूँ। तो उधर से जूती आवाज़ आई, ओके परमिशन है, सब रिकॉर्ड हो रहा था। फिर वो आए, ठीक है आप वीडियो कॉल पे आ जाइए। तो व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर मैं आया, थोड़ा सा मैं छुपा, उन्होंने फेस दिखाइए। अनफॉर्चुनेटली उस दिन मैं वर्दी में था। जैसे ही उसने देखा तो उसने बोला कि तुम्हारे साथ में कौन है। मैंने कहा मैं खुद ही पुलिस ऑफिसर हूँ। तो बस अगर उस दिन यूनिफॉर्म में नहीं होता तो हो सकता है मैं अंत तक पहुँचता कि और क्या होता है, कैसे ये मैनिपुलेट करते हैं। फ्रॉडस्टर डिजिटल अरेस्ट के नाम से लोगों को स्कैम करते हैं, तो क्या वाकई में डिजिटल अरेस्ट नाम से कुछ होता भी है या कुछ नहीं करता? एग्जिस्ट नहीं होता। अब ये गलतफहमी है। हाँ बिल्कुल गलतफहमी है। ये साइबर फ्रॉडस्टर के द्वारा क्रिएट किया गया टर्म है डिजिटल अरेस्ट। और ये बेसिकली ना तो BNS, CNSS जो नया कानून, पुराना कानून, IT एक्ट, कहीं भी ये टेक्नोलॉजी यूज नहीं की जाती है। कोई कानून प्रावधान नहीं है, किसी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी पर डिजिटल अरेस्ट का कोई प्रावधान नहीं है। ये टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट ही नहीं होती थी, साइबर फ्रॉडस्टर ने इसको क्रिएट किया है। इस तरह का कुछ भी नहीं होता है। कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ED बनकर, CBI बनकर, क्राइम ब्रांच बनकर कभी आपको भय दिखाकर पैसे नहीं मांगती है। कोई पैसा नहीं मांगती है। और आपके सस्पेक्टेड और आपसे ये बोला जाता है कि आपके बैंक अकाउंट में मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आया है, तो आप RBI की गाइडलाइन है कि आप RBI के अकाउंट में ट्रांसफ़र करें। फिर हम वेरीफाई करेंगे कि ये पैसा लीगल है या इलीगल, तो लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं। कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी अगर सस्पेक्टेड ट्रांजेक्शन होता भी है तो उस बैंक अकाउंट को सीज करती है, ना कि उस पर से पैसा ट्रांसफ़र करती है। तीसरा, कोई भी ऑफिशियल जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी होती है वो ऑफिशियल नंबर से कॉल करती है, ना कि +91 और बाहर के नंबरों से कॉल करना। बाहर के नंबरों से कॉल नहीं करते हैं, व्हाट्सएप कॉल नहीं करते हैं, ऑफिशियल नंबर से कॉल करते हैं। तो निश्चित रूप से इस तरह की चीज़ें हैं जो लोगों को जागरूक होना चाहिए और बिल्कुल भयभीत नहीं होना चाहिए। लोगों में टेंडेंसी क्या डेवलप हो गई है, मैंने कई जो व्यक्ति आए मेरे पास, मैं उनसे पूछता हूँ कि न्यूज़ सुनते हैं, पेपर पढ़ते हैं, तो नहीं पढ़ते। सोशल मीडिया पे ही अपना पूरा टाइम बिताते हैं और सोशल मीडिया पे वो आप विश्वास नहीं कर सकते कौन सी न्यूज़ फेक है, कौन सी न्यूज़ रियल है। तो अल्टीमेटली ये जो टेंडेंसी कम हुई है ना रीडिंग न्यूज़पेपर और थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक जो चैनल्स होते हैं मीडिया का, उनको थोड़ा सा चेक करना। क्योंकि आप देखेंगे ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के द्वारा साइबर फ्रॉड में अवेयर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रचार प्रसार किया गया है, काफ़ी केसों को हाईलाइट किया गया है, जिससे कि जितना हाईलाइट होगा लोग देखेंगे, लोग अपेयर होंगे। बट लोग पेपर ही नहीं पढ़ते, न्यूज़ नहीं सुनते हैं। ये थोड़ा सा ट्रेंड कम हुआ है लोगों को, जबकि एज ए विजिलेंट मेंबर ऑफ द सोसाइटी आप समाज की अगर में रहते हैं तो आपको ही पता होना चाहिए व्हाट्स हैपनिंग अराउंड अस, हमारे आसपास क्या हो रहा है। एटलीस्ट 10 मिनट 15 मिनट हम सोशल मीडिया पर 4 से 5 घंटे स्पेंड करते हैं, और 4 से 5 मिनट हम पेपर भी पढ़ लें।
सर क्या आपके हिसाब से मध्य प्रदेश की जो पॉपुलेशन है आज के टाइम पे, उसके अकॉर्डिंग क्या इनफ पुलिस मैन पावर है या उससे और बढ़ाने की? देखिए, पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है तो स्वाभाविक है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो ऐसे में पुलिस की रिक्वायरमेंट भी होती है पुलिस में, जो कि कांस्टेबल्स की है। तो अभी कमी है, लेकिन अभी नई भर्तियाँ निकल रही हैं, नई प्रपोजल्स हैं, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके ये जो ऑन द टाइम है ये भी निकल जाएगा। साइबर फ्रॉड को देखते हुए अब बहुत बल की ज़रूरत है, क्योंकि साइबर फ्रॉड एक ऐसा अपराध है जिसमें विक्टिम आपका लोकल होता है और सारे आरोपी बाहर के होते हैं दूसरी स्टेट के। तो मूवमेंट करना होता है, आपको बाहर जाना ही जाना है साइबर फ्रॉड के लिए। या इंदौर के व्यक्ति को झारखंड में बैठा हुआ व्यक्ति या उड़ीसा में बैठा हुआ व्यक्ति या हैदराबाद में बैठा व्यक्ति की टारगेट करता है। तो ऐसी स्थिति में वो फोर्स को बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। साइबर क्राइम का एक अलग स्ट्रक्चर होना चाहिए, जो कि अभी स्टेट लेवल पर है, जोनल लेवल पर है, स्टेट साइबर सेल से। अपने इंदौर में भी है, वर्ल्ड कप चौराहे पर है स्टेट साइबर सेल का ऑफिस, एसपी साइबर सेल है। और प्रत्येक जिले में एक थाना साइबर का प्रत्यक्ष होना चाहिए, जिससे प्रपोजल भी आया है, सहमति भी बन रही है। मुझे लगता है ये सब मैटर ऑफ टाइम, अभी ट्रांजिशन फेज में है साइबर फ्रॉड के जो रिलेटेड इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, लेकिन जल्दी ही ये एक इंडिपेंडेंट एक सिस्टम बनेगा इसका साइबर फ्रॉड का, और प्रेसिडेंट की गलती होगी। सर आपने अभी बताया कि पुराना कानून बदल के भारतीय न्याय संहिता हो गया है, BNS। तो ये चेंज होने के बाद क्या डे टू डे वर्किंग में कुछ बदलाव आया? डेफिनेटली अगर आप देखेंगे तो ये जो नया कानून है विक्टिम ओरिएंटेड कानून है। विक्टिम को काफ़ी विक्टिम को फैसिलिटेट करता है और पारदर्शिता लाता है पुलिस की वर्किंग में और न्यायालय की वर्किंग में। जो न्यायालय की वर्किंग में भी काफ़ी ट्रांसपेरेंसी लाता है ये। अगर आप देखेंगे इसमें साइबर फ्रॉड को ऑर्गेनाइज क्राइम घोषित किया है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट था बदलते हुए परिवेश में। दूसरा आप देखेंगे कि महिलाओं को, वृद्धजनों को और आपके जो बीमार हैं, अगर वो आ नहीं सकते हैं, उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या ऑनलाइन इन्वेस्टिगेशन के लिए वीडियो कॉल के जरिए उनके स्टेटमेंट लिए जा सकते हैं, वीडियो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। तो निश्चित रूप से विक्टिम ओरिएंटेड कानून है और काफ़ी इफ़ेक्टिव है। और NDPS है या फिर कोई भी जब्ती है तो वीडियोग्राफी में किया जाए तो इसको और ट्रांसपेरेंट बनाया गया है। तो मैं समझता हूँ बदलते हुए परिवेश में ये बदलाव बेहद ज़रूरी थे, और ये बदलाव जो किए गए हैं वो समय को देखते हुए और क्राइम के परिदृश्य को देखते हुए ये बदलाव ज़रूरी भी थे। सर कानून में बदलाव के साथ साथ क्या आपको लगता है पुलिस स्ट्रक्चर में भी टॉप टू बॉटम रिफॉर्म्स, कुछ नए चेंजेस आने की जरूरत? देखिए, चेंजेज सिर्फ पुलिस का स्ट्रक्चर तो देखिए देयर वर्किंग काफ़ी कोऑर्डिनेटली वर्किंग है उनकी, बट रिसोर्सेज, जैसा कि मैंने कहा कि रिसोर्सेज की ज़रूरत है इनको, और नए कानून के साथ से ट्रेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि ट्रेनिंग चल रही है समय पर, सेमिनार हो रहे हैं नए कानून के लिए, कई सेमिनार हो चुके हैं। इसके अलावा फिर प्रक्रिया जो प्रोसीजर कैसे करना है, उसके कई प्रैक्टिकल्स हो चुके हैं। तो धीमे धीमे करके वो भी अभ्यस्त हो जाएंगे और मुझे लगता है कि उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। कोई भी चेंज होता है तो निश्चित रूप से थोड़ा समय लगता है एडेप्टेशन के लिए, तो वो एडेप्टिव फेज चल रहा है, ट्रांजिशन फेज है, बट 1-1.5 साल में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कोई एक ऐसा केस रहा जिसने कोई अलग ही एक्सपीरियंस दिया, आपको समझ में आया कि ओके पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी आसान नहीं है? कई केस ऐसे आए हैं जो केसेस मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग थे और मुझे मज़ा आया। एक केस ऐसा था जहाँ पर डबल मर्डर हुआ, पति पत्नी का, वृद्ध पति पत्नी थे, मर्डर हुआ। उस पर उनके लड़के ने रिपोर्ट लिखाई 2 भाइयों के खिलाफ। 2 भाइयों को हम पुलिस टीम भेजी तो वो घर में सोते हुए मिल गए और हमने उनको जेल भेज दिया। उनके परिवार के लोग आए कि सर वो गलत भिजाया आपने उनको। तो मैं उस पर एक लड़की का पिता था, उसकी शादी होने वाली तो सगाई के लिए अगले दिन लोग आने वाले थे उसको देखने के लिए। वो काफ़ी दुखी हो रहे थे, बहुत रो रहे थे, क्योंकि मैंने आपको बताया फिल्म बहुत देखता था, मुझे बड़ा प्रभाव है फिल्मों का। तो मैं काफ़ी दुखी हुआ, चूँकि जब मैं उनके घर गया, उन्होंने घर बुलाया कि सर एक बार आप आ जाएं, हमारी बात सुन लें। और फिर मैं घर गया सिविल में
और फिर देखा तो वहाँ सब दुखी थे, रो रहे थे कोई। तो मैंने बोला बताएं, तो उन्होंने बताया कि वो निर्दोष है। ये मैं भी जानता था कि ये निर्दोष होंगे, क्योंकि घर कोई डबल मर्डर करने के बाद घर पर सोता हुआ कैसे मिल जाएगा। तो वो काफ़ी दुखी थे, परेशान थे, बड़ा वैसा मोमेंट था। तो फिल्म, अगर आपने मजबूर फिल्म देखी हो, मजबूर फिल्म अमिताभ बच्चन और प्राण उसका माइकल बना है। देख सकता हूँ मैं सब कुछ होते हुए, आदमी जो कहता है आदमी जो करता है। मजबूर फिल्म में एक डायलॉग है, प्राण अमिताभ अपने जो एक सिस्टर होती है उसकी, वो काफ़ी हैंडीकैप्ड होती है, छोटा बच्चा है, पिता है नहीं, वो अकेला ही कमाने वाला होता है। तो एक मर्डर हो जाता है, उसमें उसको तो पकड़वाने वाले पे 5 लाख रुपए के इनाम रख देते हैं। तो अमिताभ बच्चन वो मर्डर अपने ऊपर ले लेता है, क्योंकि उसकी बीमारी होती है उसमें। उसने सोचा कि 2-4-6 दिन में मैं वैसे ही मर जाऊंगा, इससे अच्छा ये है कि मर्डर मैं अपने ऊपर ले लूँ। तो अमिताभ बच्चन उसको अपने ऊपर ले लेता है। लेकिन फिर उसको पता चलता है कि जो बीमारी थी वो रिपोर्ट किसी और की थी, या गलती से वो बीमारी, वो एक कुछ ऐसे केस होते हैं जिसमें बीमारी ठीक हो गई। डॉक्टर जो उसको रिपोर्ट देता है तब अमिताभ मायूस हो जाता है, क्योंकि उसने वो ऐसे एविडेंस रच लिए थे जिससे पुलिस उसके पीछे पड़ गई थी। प्राण उसमें एक चोर था, उसको मालूम था, क्योंकि रात में जिस रात मर्डर हुआ था डेड बॉडी को कोई ले रहा था, उसने उसको अंगूठी दी थी। तो प्राण ने उस अंगूठी को लिया तो बेच दिया था। तो प्राण को ये लगता है कि मैंने तो देखा है कि कौन ले गया था इसको। फिर ये अमिताभ, जो रवि नाम था अमिताभ का, रवि अपने ऊपर क्यों ले रहा है इस मर्डर को। तो फिर वो उसके घर जाता है, देखता है कि उसकी माँ रो रही है, उसकी सिस्टर रो रही है और छोटा भाई है। तो फिर वो एक डायलॉग देता है कि मैं माइकल डिसूजा, माइकल नाम होता है प्राण का, मैं माइकल डिसूजा जीसस क्राइस्ट की कसम खाकर कहता हूँ कि आप कल का घर वापस आएगा, आप एक बार फिर हंस खेल सकोगे। वो चला जाता है। तो वो डायलॉग मैंने वहाँ दिया था। मैंने कहा मैं राजेश दंडोतिया ईश्वरी कसम खाकर कहता हूँ कि आपके पति और तुम्हारे पिता, 2 भाई थे दोनों घर वापस आएंगे और आप एक बार फिर हंस खेल सकोगे। उसके बाद से मैंने अपने ऑफिस में ही 8 दिन ऑफिस में ही रहा, टिफिन ऑफिस में ही आता था। 9वें दिन मैंने असली आरोपी को लाके उनके सामने खड़ा कर दिया। मेरी रिपोर्ट पर से कोर्ट में उनकी जमानत हुई, वो भरी हुए और उसको जेल हुई। तो ये केस था, वो मुझे काफ़ी एक्साइटिंग लगता है, जिसकी मैंने पूरी थ्योरी बात दी। तो जैसा कि मैंने बताया कि फिल्मों से काफ़ी प्रभावित रहा मैं, तो ये स्टोरी मुझे काफ़ी अच्छी भी लगी, करने में काफ़ी अच्छा भी लगा, और मैं सच तक पहुँच पाया। सत्य का पता लगाना बड़ी चुनौती होती है, और सत्य तक तो मैं पहुँच पाया और परिवार को वो दिया। फिल्में या तो आपसे प्रेरित होकर बनती है फिल्में, या फिल्मों से आप प्रेरित होते हो, ये वाइस वर्सा है। बट ये मोमेंट फिल्म का था जो मुझे अभी भी याद है, कई जगह मैं इसको शेयर करता हूँ। भारत देश में लोग सिनेमा के पीछे बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही पागल है। मैं चाहूँगा कि लोग आपके जैसे पॉजिटिव साइड सिनेमा का ले, उससे इंस्पायर हो। देखिए, मेरे लिए मेरी इसमें इसलिए गलती नहीं थी क्योंकि मैं जहाँ रहता था, जहाँ मेरा घर था, वहाँ नीचे किराए पे वीडियो पिताजी ने दे दिया था। वीडियो नीचे का पोर्शन किराए पे चलाने के लिए वीडियो छोटी जगहों पे, मुरैना का हूँ, छोटी जगहों पर वीडियो चलते थे पहले। खींचे मैं खा जाते थे बच्चे, हर फिल्म देखता था क्योंकि नीचे वीडियो था। बचपन से 4th क्लास से। सर, एज अ पुलिस ऑफिसर आप अपनी वर्क लाइफ बैलेंस को कैसे मेंटेन करते हैं, या आपके लिए कितना रेलेवेंस है? देखिए, बैलेंस बनाना मुश्किल होता है। आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी होती है। मेरी वर्किंग फैमिली इफेक्ट होती है, क्योंकि मैं वर्कोहॉलिक भी हूँ, लोग मुझे वर्कोहॉलिक भी बोलते हैं, तो फैमिली इफेक्ट तो होती है। बैलेंस आसान नहीं होता है, क्योंकि अगर आपको आपके प्रोफेशन में आपको बड़ा रिजल्ट चाहिए बेहतर, तो आपको फिर यहाँ बहुत मेहनत करनी होगी। और अगर आपको फैमिली बहुत अच्छे से, सब बच्चे के स्कूल छोड़ने जाना, बच्चे के एयर फंक्शन में जाना, तो फिर आपको वहाँ सफ़र करना पड़ेगा प्रोफेशन में। तो ये तो आपकी प्रायोरिटी के ऊपर है। बट एज ए पुलिस फोर्स, एज ए पुलिस मैन आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, तो आपको कहीं ना कहीं सेक्रीफाइसेस करने होते हैं और आपको वर्क पर ही फोकस करना होता है। तो अगर
कोई यूथ पुलिस में आना चाहता है तो उससे मेंटली इस चीज़ के लिए पहले से प्रिपेयर होना चाहिए। थोड़ा सा फैमिली लाइफ थोड़ी सी प्रभावित होती है इस प्रोफेशन में, क्योंकि जब आपकी छुट्टी होती है, जब आपके त्यौहार होते हैं, तभी पुलिस का सबसे ज़्यादा काम होता है और ड्यूटी बढ़ जाती है। होली पे 48 घंटे तक नहीं सोते, क्योंकि होली खिलती है तो सुबह 3-4 बजे तक लोग वो रात को जलाते रहते हैं, जलने से लेकर और सुबह से, फिर सुबह से ही 5 बजे से हो जाते हैं खेलने तक और शाम वाम तक। तो कुछ लोग भांग वांग और ये सब प्रसंग करते हैं, शराब पीते हैं, फिर वो दुकान खुल जाती है शाम को, तो 48 घंटे नहीं सो पाते, जुलूस निकलते हैं, तो रात रात भर जुलूस निकलते हैं। तो कहीं ना कहीं जब आपके लिए त्यौहार होता है वो पुलिस के लिए जिम्मेदारी होती है, तो कहीं ना कहीं आप त्यौहार सेलिब्रेट नहीं कर सकते, फिर आपको कहीं ना कहीं सेक्रीफाइसेस करने होते हैं। आप अपने फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं? मूवी देखना नंबर 1, क्रिकेट खेलना नंबर 2, सॉन्ग सुनना और गाने गाना। जैसा आपने बताया कि आपकी फिल्में देखने का बहुत शौक है, तो आप अपनी कुछ फेवरेट फिल्मों के बारे में बताएं। बहुत सी फिल्में हैं, बहुत सी ईयर्स, तो कुछ बता दूंगा। कुछ बचपन में शोले बहुत अच्छी लगी थी, डॉन, शिमला वेस्ट, लाइफ इज ब्यूटीफुल। शोले में आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था? सब फेवरेट थे, मतलब सबको सबसे इंस्पायर था। गब्बर सिंह, अमजद खान ने कैसी एक्टिंग की उसने, बहुत छोटा था उस समय, छोटी बचपन में की चीज़ें आप पर बहुत डीप इम्पैक्ट डालती हैं। तो ये और शोले, अच्छा 25 साल शोले रिलीज हुई थी, उसके नेक्स्ट ईयर मेरा जन्म हुआ था। शोले हमने, फिर शोले की स्टोरी हमने 4 से 5 साल उसमें टेप रिकॉर्डर में सुनी, फिर उसके बाद पिक्चर देखने का मौका मिला। इमेजिनेशन में ही कई इमेजिनेशन बनी कि ऐसा रहा होगा, डायलॉग जब बोलता था तो ऐसा चल रहा होगा। आप हमेशा इमेजिनेशन में बनाते हैं पिक्चर, आपके दिमाग में पिक्चर बनती है। सुने मैं अमिताभ बच्चन मेरा हमेशा से फेवरेट रहा था, अमिताभ को पसंद करता था। सर लास्टली यूथ के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नथिंग कम्स फ्री एंड चीप। आपको मेहनत करनी होगी, कड़ी मेहनत करनी होगी। लोगों ने स्मार्ट वर्क को हार्ड वर्क का सब्स्टिट्यूट बना लिया है, और देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। यू हैव टू डू हार्ड वर्क इन ए स्मार्ट मैनर, दैट इज द पॉइंट। तो आपको मेहनत करनी होगी, आपको फोकस्ड होना होगा। यूथ आजकल अगर आप देखेंगे तो सोशल मीडिया और इनसे फेक वर्ल्ड से, जो वर्चुअल वर्ल्ड से काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, उसको फोकस होने की ज़रूरत है। अगर एक बार फोकस्ड हो जाएगा तो अपने लक्ष्यों को अचीव कर ले चला। थैंक यू सो मच सर, आप आए, आपने टाइम निकाला। आई होप जो व्यूअर्स आपका वीडियो देख रहे हैं वो डेफिनेटली आपसे इंस्पायर होंगे और उन्होंने आज कुछ ना कुछ साइबर क्राइम के अगेंस्ट सीखा होगा। थैंक यू सो मच सर, टाइम। थैंक यू। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज का ये एपिसोड। सर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं कि हमारे व्यूअर्स को साइबर क्राइम के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलेंगे अगली बार नए मेहमान के साथ नए एपिसोड में। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यूबी न्यूज़।